5 जुगाड़ू बहू का ठंडा घर, खेती और ठंडी रसोई। देखो तो हमारे आसपास अब खेती भी कितनी अच्छी हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी तो बिल्कुल भी खत्म हो गई है और ऊपर से हमारा ठंडा घर भी है। हाँ बिल्कुल, हमने सबसे दूर जाकर यहाँ पर 5 ने मिलकर यहाँ पर जो ये कुछ भी किया है ना, अच्छा किया है। पहले तो मुझे डर था कि हम 5 यहाँ पर आकर अकेले यहाँ इस तरीके से रह पाएंगे या नहीं, लेकिन अब देखो ठंडा घर और हमारी खेती भी कितनी अच्छी लग रही है और साथ में हमारी ठंडी ठंडी रसोई तो मुझे बहुत ही ज्यादा भा जाती है। मुझे भी यहाँ आकर बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, ना किसी की चिकचिक और ना ही गर्मी का बुरा हाल। इस तरफ यहाँ 5 बहू मिलकर अपने सुंदर ठंडा घर और खेती को निहार रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के सभी लोग परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे। पता नहीं आज मेरी दोनों बहू भी कहाँ चली गई, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि ये कहाँ जाती हैं और कहाँ नहीं। अरे मैंने तो तुझे पहले ही सचेत किया था, लेकिन तू ही हमारी बात मानने को कहाँ तैयार हो रही थी। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि तेरी दोनों बहू पता नहीं कहाँ जाते हैं, और देख आज तो गायब ही हो गई। बहन जी, हमने तो पूरे गांव में अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन हमें तो आपकी दोनों बहू कहीं नहीं मिली, भगवान जाने कहाँ चली गई। तभी एक आदमी दूर से निधि और रिया को आता हुआ देखकर कहता है, अरे देखो वहाँ से 2 बहू रानी तो आ रही हैं। उन्हें वहां से आता हुआ देखकर शीला का खून खौलने लगता है और वो गुस्से में कहती है, आने दो इन दोनों को मैं अच्छे से बताऊंगी। पता नहीं कहाँ चली गई थी, यहाँ पर हम लोग कितने ज्यादा परेशान हो रहे थे। अरे तेरी बहुएं तो आ गई, लेकिन मेरी दोनों कहाँ चली गई, वो तो कल से ही गायब है। आखिर यहाँ ऐसा सब क्या हो रहा था? उनकी बहू कहाँ गई थी और शुरुआत में 5 बहू ने कहाँ पर अपना ठंडा घर और खेती की थी, और आखिर ये सब क्यों हो रहा था? सच जानने के लिए चलिए वक्त की सुइयों को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। बस जल्दी से सारा काम हो जाए, अब बस पोंछा लगाना रह गया है, फिर जाकर सबके लिए दोपहर के खाने की तैयारी कर लूंगी। सीमा चुपचाप अपना काम कर रही थी और आज अपने घर की पूरी साफ सफाई की थी। उसके बाद आखिर में वो पोछा लगा रही थी, लेकिन तभी घर के अंदर सुनीता गुस्से में तिलमिलाते हुए आती है। एक तो घर के अंदर आते ही सबसे पहले इस नासपीटी का चेहरा देखना पड़ता है। पता नहीं कब जाकर हमें खुशखबरी देगी, हमारी छाती पर तो बोझ बनकर बैठ गई है। सुनीता घर के अंदर आते ही सीमा को खरी खोटी सुनाने लगती हैं, लेकिन सीमा कुछ नहीं कहती और चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। लेकिन ये सब सुनकर घर की छोटी बहू, जिसकी अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, वो आ जाती है। अब तो लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया है और हर किसी ने तो तेरा नाम रख दिया है कि तू बांझ है और बांझ ही रहेगी। अरे तो बस करो, तुम्हें दुनिया से क्या लेना देना है? हमेशा घर में इस तरह कलेश क्यों करती हो? अरे आप तो चुप करो, मुझे सब पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। ऐसी नासपीटी को घर में रखा है। ये बात सुनकर छोटी बहू नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो सीमा का स्टैंड लेते हुए कहती है, मम्मी जी, आप दीदी को ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। नेहा को देखकर सुनीता का तेवर जरा बदल जाता है। अरे बेटा, तुझे नहीं पता मैं इतने सालों से इसे कैसे झेल रही हूँ। आज तक कभी कुछ नहीं किया इसने। वो सब छोड़, तू बता, तू कब बच्चा करने की प्लानिंग कर रही है? अरे कम से कम तू ही इस घर में नन्हे मुन्ने की किलकारी सुना दे हमें। मम्मी जी, वो मैं कह रही थी कि अभी तो नई नई शादी है, अभी हमें थोड़ा टाइम भी चाहिए, तो इतनी जल्दी तो सब कैसे हो पाएगा? अरे कैसे नहीं हो पाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है और इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अब तो शादी हो गई है, शादी को 6 महीने होने वाले हैं। अगर अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? वंश तो आगे बढ़ाना ही है। इस बड़ी वाली ने तो मुझे कोई उम्मीद नहीं दी है, अब कम से कम तू ही मेरी उम्मीद बनकर आई है। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद नेहा सीमा से, दीदी, मम्मी जी आपसे इतना ज्यादा गुस्से में क्यों थी? और आप प्लीज परेशान मत होइए, हम मिलकर मम्मी जी को समझाएंगे। अरे नहीं नेहा, मम्मी जी को समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं पिछले 3 साल से ये सब कुछ झेल रही हूँ और आज मम्मी जी को गुस्सा इसलिए आया होगा क्योंकि उन्होंने मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए कोई दवाई खिलाई थी, लेकिन उसके बाद भी शायद आज रिजल्ट सही नहीं आया होगा, इसीलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। कैसी दवाई? जहां से भी उन्हें पता चल जाता है या उन्हें लगता है कि ये बेहतर होगी। ये सब तो गलत है ना दीदी, बल्कि इसके बजाय हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे ही कहीं से भी लाई हुई दवाई से कुछ नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी तुम ये सब छोड़ो, मम्मी जी बाहर से आई हैं और मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। तुम सबके लिए शरबत बना दो, तब तक मैं पोंछा खत्म कर देती हूँ।
उसके बाद सीमा अपने काम करती है और नेहा सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बनाती है और सबको देती है। इतनी गर्मी में ठंडा शरबत पीने के बाद ही थोड़ी सी राहत मिलती है। अब हम मिलते हैं दूसरी बहू यानी सुनीता की देवरानी की बहू से, जो इन्हीं के बगल वाले घर में रहती थी। मम्मी देखो मैंने कितना सुंदर कलर किया है, मैं बड़ी होकर अच्छी पेंटिंगर बनूंगी। पिंकी का हाल देखकर प्रीति हंसते हुए कहती है, बेटा पेंटिंगर नहीं होता पेंटर होता है, और तुम तो एकदम रंग बिरंगी रेनबो की तरह लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर हाथों पर भी हर जगह रंग ही रंग लग गया है। किताबों में कम, तुमने अपने ऊपर पेंट ज्यादा कर लिया है। पिंकी की नादानियों पर प्रीति हंस रही थी, लेकिन ये सब देखकर उसकी सास का गुस्सा भड़क जाता है। यहाँ ये सब क्या लगा रखा है? तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? पूरा घर गंदा कर दिया है, पूरा फर्श गंदा कर दिया है, और तुम लोग क्या छिपकली की तरह इधर से उधर नाचती रहती हो पूरे दिन। इसे लड़की होने की कोई तहजीब सिखाओ। अक्सर शांति पिंकी पे गुस्सा ही करती थी, जिसकी वजह से वो बच्ची डर जाती थी। मम्मी जी माफ करना, लेकिन अभी पिंकी बच्ची ही है और बच्चे तो थोड़ी बहुत शरारत कर लेते हैं। फर्श तो मैं अभी साफ कर दूंगी। अच्छा तो अब तू सिखाएगी मुझे? ज्यादा ना यहाँ पर मुझसे चालाकी करने की जरूरत नहीं है। एक तो इतने सालों के बाद बच्चा हुआ है और वो भी लड़की, और दूसरा बच्चा करने को कह रही हूँ तो वो तुझसे तो हो ही नहीं रहा। जैसा कहती हूँ ना चुपचाप कर, वरना इस घर से अभी धक्के मारकर निकाल दूंगी। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और अपने कमरे में कूलर ऑन करके आराम से लेट जाती है। प्रीति पिंकी को अपने कमरे में ले जाती है और उसे साफ कपड़े पहनाकर उसके लिए टीवी चला देती है। बेटा अभी तो तुम टीवी देख लो, और तुम्हें जो भी करना है तुम अपने कमरे में कर सकती हो। उसके बाद प्रीति घर के काम करती है और घर के अंदर बहुत तेज धूप आ रही थी, इसलिए उसने मोटे पर्दे लगाए थे। वो उनसे दरवाजे कवर कर देती है और शाम को छत पर पानी डालती है, जिससे छत ठंडी रहे, और अपने लगाए हुए पौधों में भी पानी देती है। बहुत गर्मी है, ओह, लेकिन अब मैंने पौधों में पानी डाल दिया, पौधे सही रहेंगे। दोनों घरों में इस तरह का कुछ माहौल था, जिसकी वजह से बहुओं का घर में रहना काफी परेशानी का हो गया था। शाम को तीनों बहू अपनी दो पड़ोसन बहू के साथ मिलकर बाजार में सब्जी लेने जाती हैं। दया रे दया, इतनी गर्मी हो गई है, मेरे को तो जमता ही नहीं है। अरे मुझे भी कहाँ जमता है दीदी। एक तो मम्मी जी ने बोला है कि अपनी रसोई को थोड़ा ठंडा करो, ठंडी ठंडी चीजें बनाओ। इतनी गर्मी में उनके लिए ठंडी चीजें बनाने के चक्कर में हमें पूरा दिन रसोई में ही खड़े रहना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतनी गर्मी में तो मेरा भी ठंडा ठंडा ही खाने का मन करता है। हर थोड़ी देर में तो प्यास लग जाती है और हर थोड़ी देर में कुछ ठंडा खाने का मन करता है। गर्मी से तो बहुत परेशान हो गए हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है और परेशान होने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तो गेहूं की फसल की कटाई होनी बाकी है और तब देखना कितनी लाइट जाएगी। और हमारे यहाँ तो कई कई घंटों के लिए लाइट चली जाती है। इतनी तेज धूप है, 5 मिनट चलते हुए नहीं हुए हमें कि पसीने से भीग चुके हैं। इस तरह पांचों बातें करते हुए बाजार तक जाती हैं और जितने भी ठंडी ठंडी चीजें और सब्जियां होती हैं वो सब खरीद लेती हैं। अरे भैया, आप तो बड़ा महंगा दाम लगा रही हो। हाँ बहन जी, हम क्या कर सकते हैं, हमें आगे से ही इतना मिलता है। कुछ सब्जियां और ठंडे फल फ्रूट खरीदने के बाद सभी अपने घर वापस जा रही थी कि पहले परचून की दुकान से वो ठंडा ठंडा सामान भी खरीद लेती हैं, जैसे कि बेल का शरबत, गोंद कतीरा, खांड, गुलकंद, मोरिंगा का पाउडर। एक काम करते हैं, हमने इतना सब कुछ तो खरीद ही लिया है, क्यों ना हम एक मटके की हांडी और थोड़े से कुल्हड़ घर के लिए खरीद लेते हैं। जब भी हम छाछ पीते हैं तो उसमें पीने का ही मजा कुछ अलग आएगा, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। आपने तो कमाल की बात कह दी है, खरीद ही लेते हैं। कम से कम हमारी रसोई तो ठंडी होनी चाहिए इतनी गर्मी में। सब खरीदने के बाद सब वापस अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सीमा की सास तो बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। आ गए तुम? जो मम्मी दवाई लेकर आई हैं, तुमने उसे खाने से मना कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, ये सब दवाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मम्मी पता नहीं कहां कहां से दवाई लेकर आ जाती हैं। इससे मेरी बॉडी पर काफी बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए बस मैंने दवाई खाने से मना किया था। हाय राम, देख ले रोहन अपनी बहुरिया को। इसको लगता है कि मैं इसे कुछ गलत या जहर खिला दूंगी। एक तो मैं इसकी सूनी कोख भरने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से ये मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। ये सुनीता का हर रोज का था कि वो सीमा के प्रति रोहन को हमेशा भड़काती थी और रोहन भी सिर्फ अपनी माँ की बात ही सुनता था और बिल्कुल वैसा ही करता था। नहीं जी, मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैं तो बस एक बात बता रही थी। चुप कर, मुझे सब पता है कि तेरा कहने का क्या मतलब है और क्या नहीं है, इसलिए मेरे सामने ज्यादा शयाना बनने की जरूरत नहीं है। चुपचाप बिल्कुल वैसा ही कर जैसा मम्मी ने बोला है, वरना मैं इस घर से तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा।
अब ये बात सुनकर तो सीमा बिल्कुल हैरान हो जाती है और तब नेहा उसकी साइड लेने की कोशिश करती है। ऐसा मत कहिए भैया, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप एक बार तो दीदी को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि आपको एक बार डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। देखो नेहा, तुम्हें इन सब बातों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता, ये किस्सा बहुत पुराना है और हर रोज का हो गया है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ निधि और रिया के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्होंने सबके लिए ठंडा फालूदा और साथ में ठंडी रसमलाई बनाई थी। एक बात बताओ, तुम्हारे पापा से हमने कुछ लाख रुपए भेजने को कहा था ना कि कुछ सिर्फ 1000 रुपए। मम्मी जी, अभी 3 महीने पहले ही मेरी शादी हुई है और मेरे पापा ने जितना आपने कहा था उतना ही दहेज दिया है, तो अब अचानक से मेरे पापा इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे मुझे क्या पता कहाँ से लाएंगे और कहाँ से नहीं। जहाँ से भी लाना है, ये सब तो उनकी भड़क है ना, मैं थोड़ी बता सकती हूँ। मुझे तो बस पैसे चाहिए। और निधि, तुम भी अपने परिवार वालों से कुछ मांगने की कोशिश करो। मम्मी जी, मेरी शादी को तो इतने साल हो गए हैं और इतने सालों से मेरे घर वाले दे ही रहे हैं। अब इस तरह उन्हें हम कब तक परेशान करते रहेंगे? जब से तुम दोनों घर में एक हुई हो तब से तुम दोनों की जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही, जो तुम मुझसे ही उल्टा सवाल पूछ रही हो। इतना कहकर शीला गुस्से में वहां से चली जाती है और टेबल पर बैठे उन दोनों के पति बस चुपचाप ये सब सुनते हैं। तो देखिए जी, मैं तो इतने सालों से चुप थी और मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको तो पता ही है कि मेरे मायके वालों की क्या कंडीशन है। आपको तो कम से कम बात करके उन्हें समझाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपको ही हमारे लिए बात करनी चाहिए। जब हमारे पापा ने शादी में सब कुछ उनकी बात मानकर सब कुछ पूरा किया है, तो अब क्यों ये सब प्रताड़ना चल रही है? देखो, विश्वास करो, मैं भी अब तंग आ गया हूँ इन सब चीजों से। मैं भी नहीं चाहता कि अब और कुछ हो, लेकिन तुम्हें तो पता है अगर हम मम्मी को कुछ कहते हैं तो हमें भी वो कैसे बोलती हैं। हाँ बिल्कुल, इतने सालों से सिर्फ मम्मी के हिसाब से ही सब चल रहा था, इसलिए अब उन्हें पसंद नहीं कि कोई बीच में दखल अंदाजी करे। ठीक है, तो आप दोनों कुछ मत बोलिए, सिर्फ चुपचाप बैठकर देखिए। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहकर रिया गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके बाद निधि भी। शाम को सभी बहू अपने घर में खाना बना रही थी और बहुत देर से लाइट चली गई थी, तो तीनों सास एक साथ मिलकर बाहर टहल रही थी। अरे आज तो दिन में बहुत बुरी गर्मी थी, शुक्र है कि आज थोड़ी सी बारिश हो गई। इसकी वजह से सिर्फ आज मौसम ठीक है, तो अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, तब जान में जान आई है। बिल्कुल, वरना तो गर्मी के मारे जान निकली जा रही थी। अब तो ऐसा ही होगा, कटाई के समय कभी भी लाइट का जाना होगा। हाँ देखो, इसलिए तो आज मैंने ठंडा ठंडा तरबूज खाया और उसके बाद थोड़ी देर में कभी शिकंजी तो कभी शरबत बनवा कर पीती रहती हूँ। पहले ही इन बहुओं की वजह से दिमाग इतना गर्म रहता है, अब गर्मी से और गर्म रहेगा तो ब्लास्ट ही हो जाएगा। सच में मुझे भी इनकी शक्ल देखते ही बहुत गुस्सा आता है। अरे एक लड़का नहीं पैदा किया, लड़की थमा दी, ऊपर से इतने साल हो गए दूसरा बच्चा करने का नाम ही नहीं है। अरे तुम तो बेवजह ही चिंता करती रहती हो, तुम्हारे पास कम से कम एक पोती तो है। भगवान ने कभी चाहा तो दोबारा हो जाएगा पोता। असली चिंता तो फिलहाल सुनीता की है। बिल्कुल, अब तो मोहल्ले में हर किसी के यहाँ कुआं पूजन होता है, वहां जाने में भी शर्म आती है। हर कोई मुझे बस ताने ही देता है। हाँ, तू तो ऐसा बोलेगी ही, क्योंकि तेरे पास तो पोता और पोती दोनों हैं। तुझे तो ये सब ऐसे ही बातें लगेंगी। अरे कहाँ, लेकिन मैं तो इस चीज से परेशान हूँ कि इन्होंने दहेज में इतना कुछ दिया ही नहीं। तो क्या अब तक भी उन्होंने पैसे नहीं भिजवाए? नहीं, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बस कुछ दिन और इंतजार करूंगी, उसके बाद उन्हें फिर से बोलूंगी, ऐसे नहीं छोड़ने वाली। इस तरह तीनों की हमेशा इन चीजों पर बात होती थी, तो तीनों एक दूसरे को बस सपोर्ट ही करती थी। उसके बाद सब वापस घर जाते हैं और जब शांति देखती है कि उसकी पोती खाना बना रही है और थोड़ा बहुत खाना गिर गया है, तो क्या इसे ठीक से खाना खिलाना भी नहीं सिखा सकती? माफ करना मम्मी जी, पिंकी बेटा तुम ठीक से खाना खा लो। इस तरह शांति हमेशा पिंकी को डांट देती थी और प्रीति उम्मीद भरी निगाहों से अपने पति रजत को देखती है कि शायद वो कुछ बोले, लेकिन रजत नजरें फेर लेता है। और फिर रात को आपको मम्मी जी से बात करनी चाहिए। अगर ऐसे पिंकी के साथ हमेशा होगा तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? देखो प्रीति, मम्मी की तो आदत है कहने की, कोई बात नहीं, थोड़ा समय और ये सब रहेगा, फिर बाद में सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी हम दोनों के मन में तो लड़का लड़की को लेकर भेद नहीं है ना, तो हम अपनी बच्ची को सारी खुशियां देंगे, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ पांचों बहू काफी परेशान रह रही थी। एक दिन जब पांचों मिलकर बाहर टहल रही थी तो एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बता रही थी। मेरी सास ने तो फिर से मेरे पापा को कॉल कर दिया।
मैंने तो अपने पापा को मना कर दिया, लेकिन कह रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। वो मेरी शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहते। सच में इन्हें तो बस हमसे नहीं बाकी चीजों से मतलब है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने शादी ही क्यों कर ली। खैर, मेरी तो शादी से पहले भी जिंदगी ऐसी ही थी। मेरे मम्मी पापा को मैं चाहिए ही नहीं थी, एक लड़का चाहिए था, और लड़के होने के बाद तो मुझे पूरी तरह भुला दिया। मैं तो न मायके की तरफ से ठीक थी और न ही ससुराल की तरफ से। वही चीज मुझे यहाँ भी देखनी पड़ रही है। मुझे तो लगता है कि हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे पति तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शाम को सब वापस अपने घर चले जाते हैं। देखिए, मम्मी जी जैसा दीदी के साथ कर रही हैं वो तो बहुत गलत है ही, और अब मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही कर रही हैं। उन्हें जब से पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से सिर्फ पोते के लिए ही अलग दवाई खिला रही हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि दीदी के लिए आप घर पर बात कीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। पर कम से कम अब तो हमें कोई एक्शन ले सकते हैं ना। पर देखो नेहा, मम्मी तुम्हें कुछ गलत थोड़ी खिलाएंगी। ये सब वो अच्छे से जांच पड़ताल करके ही लेकर आती हैं। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और फिर बच्चे तो सबके करने होते हैं, अगर लड़का हो लड़की हो क्या परेशानी है। नेहा को यश की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो फोन काट देती है। तब शोर आता है तो वो बाहर जाकर देखती है। अगर दवाई नहीं खा रही तो मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जा। अब मैंने सोच लिया है, अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। मम्मी जी कृपया करके ऐसा मत कीजिए। तब नेहा रोकती है। मम्मी जी ऐसा मत कीजिए, ये सब गलत है। चुप कर, इसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। चल निकल जा मेरे घर से। रजत सामने बैठा अपनी पत्नी के साथ ऐसा होते हुए देख रहा था। तब नेहा को बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं भी दीदी के साथ ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे बेटा, हम इन सब घोखली धमकियों से नहीं डरते। वैसे भी तुम गर्भवती हो, कहीं नहीं जा सकती इतनी गर्मी में। ठीक है, तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगी। नेहा सीमा को लेकर वहां से जाने लगती है। मैं भी देखती हूँ तुम कब तक कैसे क्या कर पाओगे। 2 दिन में वापस नहीं रेंगते हुए मेरे पास आए तो देख लेना। दोनों घर से बाहर निकली हुई थी कि प्रीति भी अपनी बेटी पिंकी को रोते हुए घर से बाहर लेकर निकल रही थी। क्या हुआ दीदी? मेरी बच्ची के हाथ से खाना छीन लिया और मेरे पीछे से उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं इतना सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब नेहा सारी बात बताती है। मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी। मैं भी अब यहाँ और नहीं रह सकती। इस तरह तीनों मिलकर अपना घर छोड़ देती हैं और वहां से खेतों के रास्ते होते हुए एक जगह पर पहुंच जाती हैं। उन्हें कोई आसपास जगह नहीं दिख रही थी, तो वहीं पर एक छोटा सा आश्रम था, वहां रात बिताती हैं। लेकिन वहां का माहौल उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ तो ठीक से रहने के लिए एक कमरा तक नहीं है। ऐसे में हम कैसे रह पाएंगे? यहाँ एकदम गर्मी और घुटन है। ऐसी गर्मी में तो हम मर जाएंगे। इसलिए आश्रम छोड़ने के बाद वो थोड़ा आगे जाती हैं, जहां पर एक नदी के पास जगह खाली थी। हम सबको छोड़कर तो आ गए हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? रहेंगे कैसे? माफ करना, मेरी वजह से ये सब हुआ। और नेहा, तुम तो गर्भवती हो, तुम घर चली जाओ। नहीं दीदी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है और घर जाने के लिए घर नहीं छोड़ा है। अब हम बिल्कुल कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब रहने के लिए जुगाड़ करेंगे। लेकिन जुगाड़ कैसे करेंगे दीदी? प्रीति, हम दोनों तो गांव में ही पले बड़े हैं और हमने हमेशा मिट्टी के घर बने देखे हैं। तो इतनी गर्मी में हम मिट्टी के घर में आराम से ठंडक में रह सकते हैं, और फिर साथ में हम मिट्टी के बर्तन बना लेंगे। इस तरह हमारा ठंडा घर तो बनकर तैयार हो जाएगा। और सबसे पहले हमें रहने के लिए सेफ जगह की जरूरत है। इस तरह सबको सीमा की बात समझ आती है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। वो अब तीनों मिलकर ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करती हैं और उसके बाद मिट्टी का घर बनाना शुरू करती हैं। नेहा भी वहां से बहुत सारी घास फूस छांट कर ले आती है। अब सब कुछ सामान तैयार होने के बाद वो तीनों लगातार मिलकर मेहनत करती हैं और कुछ ही समय में लकड़ी, घास फूस और मिट्टी की मदद से बेस को अच्छे से तैयार करके वो मिट्टी का घर बना लेती हैं। इसके बाद तीनों बहुत ज्यादा थक गई थी। 4 दीवार तो बन गई, बस छत बनानी बाकी रह गई है। हम कल सुबह करेंगे, शाम हो रही है। आज खाना बनाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मैं जब मिट्टी ला रही थी तो वहाँ के पेड़ पे कुछ फल फ्रूट लेकर आई थी, इन्हें खा लेते हैं। उसके बाद प्रीति पिंकी को भी कुछ फल खिला देती है और सब वही फल खाकर अपने मिट्टी के घर में सो जाते हैं और अगले दिन फिर से अपना काम शुरू करते हैं। आज उन्होंने लकड़ी पर घास बांधकर घर की छत तैयार कर दी थी और घर में खिड़की भी बना दी थी। उसके बाद उन सब ने मिलकर मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन भी तैयार कर लिए थे। ये सब तो तैयार हो गया, लेकिन अब हम हर रोज खाने के लिए कहाँ से लाएंगे और खाना कैसे बनेगा? तीनों परेशान होकर बैठी थी कि उन्हें ढूंढते हुए रिया और निधि उनके लिए खाना लेकर आती हैं। हमारा अंदाजा सही था। कल हमारे पड़ोसी काका ने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा, इसीलिए हमने तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लिया। देखो, हम सबके लिए खाना लेकर आए हैं। तुम तो बहुत अच्छी हो, कल से ठीक से खाना नहीं खाया, बहुत भूख लगी थी।
अब सब साथ मिलकर अपने मिट्टी के बने घर में खाना खाते हैं। वो अपनी मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे थे। वाह, तुमने तो कितना अच्छा ठंडा घर बनाया और कितनी अच्छी ठंडी रसोई बना ली है। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। मैं तो एक ठंडा कूलर बनाने के बारे में भी सोच रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा जुगाड़ करना होगा। अभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं घर में पौधे लगाती हूँ, यहाँ पर भी फसल उगेगी, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए हर रोज खाना और जरूरत का सामान ला कर देंगे। इस तरह निधि और रिया उन तीनों की मदद करती है और उनके लिए अलग अलग तरह के बीज लाती है और हर रोज उनके लिए खाना ला रही थी। वो मिट्टी के घर में पांचों अपने घर से शांति से थोड़ा समय बिता रही थी। अब उन्होंने वहां पर बीज बो दिए और हर रोज वो उसमें फसलों को पानी देती। इस तरह हर रोज निधि और रिया खेतों के रास्ते से होते हुए जब जा रही थी तो हर कोई उनके बारे में बातें बनाता। अरे देख ले अपनी बहू को, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से निकल जाए, पता नहीं हर रोज कहाँ जाती है। ये बात सुनकर शीला गुस्सा हो जाती है। निधि और रिया के घर आने के बाद, तुम दोनों को कितनी बार मना किया है वहां जाने से, आखिर तुम जाती कहाँ हो? तुम वहां जाना बंद करो, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। वैसे भी आपसे बुरा और क्या हो ही सकता है मम्मी जी। अब हम आपके इशारों पर नहीं चलने वाले। अब हम अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। इस तरह आज रिया और निधि ने पहली बार अपने लिए एक्शन लिया था। वो अक्सर वहां जाती और उनकी मदद करती। अब धीरे धीरे फसलें भी थोड़ी सी उगनी शुरू हो गई थी। तुम्हारे ठंडे घर के पास तो खेती बहुत अच्छी हो रही है। देखो, हम तुम्हारे लिए कूलर के मोटर लेकर आ गए हैं। अब बस मिट्टी से इसकी बॉडी बनानी है और इसके अंदर इसको फिट करना है। इस तरह अपने मिट्टी के घर को और ठंडा करने के लिए वो मिट्टी के कूलर की बॉडी बनाती हैं। पांचों बहू मिलकर ये जुगाड़ कर रही थी, इसलिए सब जल्दी हो जाता है। उसके बाद वो उसके अंदर मोटर फिक्स करती हैं और उनका जुगाड़ू कूलर भी तैयार हो जाता है। मैंने अपने पति से कह दिया है कि यही उनके खेत हैं, तो यहाँ पर आसपास सभी खेत वालों को वो जानते भी हैं। तो तुम्हारे बगल में जो खेत है वो तुम्हें बिजली दे देंगी, इसलिए तुम चिंता मत करना। उसके बाद निधि और रिया ने उनके लिए थोड़ा सा तेल और बाकी जरूरत का मिर्च मसाले का सामान भी लाकर दे दिया था। इसलिए आज वो पांचों मिलकर वहां पर खाना बनाती हैं। और मिट्टी के चूल्हे पर तो बहुत समय से खाना बना रही हूँ मैं। हाँ, तुम देखना कि इस चूल्हे का खाना कितना स्वादिष्ट लगेगा। मैंने साथ में इसकी राख के अंदर थोड़े से आलू भी दबा दिए थे, उन्हें खाने में भी बड़ा मजा आएगा। चूल्हे का स्वाद तो अलग ही होता है। अपनी मिट्टी की ठंडी रसोई में खाना बनाने के बाद पांचों साथ मिलकर खाना खाती हैं। सच कहूँ तो ये जुगाड़ू घर और ठंडी रसोई तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और यहीं सामने हमारा खेत भी है। मेरा तो घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। घर में इतना बुरा व्यवहार था कि कभी पेट भरकर ठीक से खाना नहीं खाया। तुम्हें पता है, वहाँ रहने पर तो मैं जो भी खाती थी वो मेरे शरीर को नहीं लगता था। ऐसा नहीं है कि वहाँ खाने की कमी होती थी। मम्मी जी अक्सर घर में कुछ न कुछ ठंडा बनवाती ही रहती थी, लेकिन वो कलेश वाला खाना कभी शरीर को लगा ही नहीं। और मेरा तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी वेट कम हो रहा था, लेकिन अब देखो मेरा बेबी बम भी अच्छे से निकल रहा है और दीदी भी खा पीकर थोड़ी ठीक रहने लगी है। इस तरह पांचों अपने ठंडा घर में एक साथ रहती, लेकिन रिया और निधि रात को घर वापस जाती और अगले दिन जो भी सामान की जरूरत होती वो दोनों लेकर आती थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और नेहा और प्रीति के पति दोनों उन्हें अक्सर कॉल करके वापस बुलाते थे। आपको तो आपकी मम्मी ही ठीक लगती है ना, तो फिर हमारे घर पर क्या जरूरत है? हम घर वापस नहीं आएंगे जब तक मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास नहीं होगा और आप हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे। ऐसा कहकर नेहा गुस्से में कॉल कट कर देती है और वहीं दूसरी तरफ प्रीति ने भी अपने पति को बिल्कुल ऐसा ही कहा था। बिल्कुल सही किया नेहा तुमने। मैंने भी इन्हें साफ कह दिया है, जब तक मेरी बच्ची को उस घर में प्रॉपर मान सम्मान नहीं मिलेगा मैं वापस नहीं आऊंगी। यूं ही दिन गुजर रहे थे और प्रीति एक दिन खेत की फसलों की देखरेख कर रही थी और वो और सीमा मिलकर दोनों खेत का काम कर रही थी और फसलों में खाद मिक्स कर रही थी। बड़ी गर्मी लग रही है, चलो थोड़ी देर अपने ठंडा कूलर के आगे बैठते हैं। पहले नदी से पानी लाकर नहा लेते हैं तो शरीर को और ठंडक मिलेगी। प्रीति और सीमा नदी से मिट्टी के घड़े में पानी लाती हैं और उसमें पानी का भी टेम्परेचर काफी सही रहता है। अब दोनों नहाकर वापस आती हैं और थोड़ी देर अपने कूलर के आगे बैठती हैं। तब तक निधि और रिया भी आ गई थी। दीदी, क्या आप तैयार हैं? क्या ये टेस्ट करवाना जरूरी है? हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ पर भैया को बुला लिया है, अब हमें चलना चाहिए। पांचों बहू मिलकर हॉस्पिटल जाती हैं और वहां पर डॉक्टर सीमा का टेस्ट करती हैं और साथ में नेहा ने रोहन को झूठ बोलकर बुलाया था। दीदी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, डॉक्टर को आपको भी कुछ टेस्ट करने हैं। उसके बाद रोहन के भी टेस्ट होते हैं और कुछ दिन के बाद बहन जी, हमने तो पूरे गांव में अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन हमें तो आपकी दोनों बहू कहीं नहीं मिल रही। भगवान जाने कहाँ चली गई। तभी एक आदमी दूर से निधि और रिया को आता हुआ देखकर कहता है, अरे वो देखो, वहां से दो बहू रानी तो आ रही हैं। उन्हें वहां से आता हुआ देखकर शीला का खून खौलने लगता है और वो गुस्से में कहती है,
आने दो इन दोनों को तो मैं अच्छे से बताऊंगी। वहां आने के बाद पता चलता है कि नेहा, सीमा और प्रीति भी हैं। तब क्यों, क्या हुआ बहू? घर से बाहर रहने का बहुत उतर गया? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, हम तो यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ बताने आए हैं। तब नेहा सबको रिपोर्ट दिखाती है और जो आप इतने सालों से दीदी को बांझ कहती आ रही है ना, दीदी में कोई कमी नहीं है। हमने टेस्ट करवाए हैं। दीदी माँ बन सकती है, लेकिन आपका बेटा पिता नहीं बन सकता। इसलिए आप दीदी को कोसना छोड़ दीजिए। और हम यहाँ ये बताने आए हैं कि हम कभी वापस नहीं आएंगे। हम अपने बने हुए छोटे से घर में सुख शांति से रह रहे हैं। ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। और हम भी यही कहने आए हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं अपने दोनों बच्चों को लेने आई हूँ, नंदू और सोनिया। चलो जल्दी चलो मेरे साथ। पांचों बहू के पति उन्हें रोकते हैं, लेकिन वो रुकने से मना कर देती हैं और वापस अपने उसी खेत के पास जाकर ठंडे घर में रहने लगती हैं। अब तीनों सास एक साथ होती हैं और अगर ये सच है तो मैंने तो बहुत गलत किया है। अरे अगर गलत हो भी गया तो क्या हो गया? उन्हें ऐसा थोड़े करना चाहिए था। बिल्कुल सही, उन्होंने तो कितनी आसानी से सब कुछ छोड़ दिया। मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आज पहली बार पांचों बेटों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भड़कते हुए कहते हैं, मम्मी बस बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं अपनी पत्नी और बेटी के पास जा रहा हूँ। आपको इतनी परेशानी है ना मेरी बेटी से, तो ठीक है, मैं भी आपके साथ नहीं रहना चाहता। शायद आप भूल रही हैं कि आपकी भी एक बेटी थी और दीदी ज्यादा समय नहीं रह सकी, तो उस बीमारी से जब वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई तो आप इतनी दुखी रहती थी। अरे बच्चा तो बच्चा होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। इसमें भी क्या भेद बनाना? आपको अपनी बेटी से प्यार था, लेकिन पोती से नहीं। इतना कहकर रजत गुस्से में वहां से चला जाता है और शांति को बहुत बुरा लगता है। मैंने भी सोच लिया है कि मैं दहेज की वजह से अपनी पत्नी को और परेशान नहीं होने दे सकता। मम्मी, आप भी तो लड़की हैं ना, और आंटी जी आप भी लड़की हैं। अगर आपके माता पिता भी आपके साथ यही भेदभाव करते लड़का लड़की में, तो आपको कैसा लगता? हाँ मम्मी, अगर आपके ससुराल वाले आपको दहेज के लिए परेशान करते तो कैसा लगता? हाँ बिल्कुल, मैं भी पागल हूँ जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को वहां पर अकेले छोड़ रखा है। आप लोगों ने उनके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अगर कोई आपके साथ ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? आप भी तो लड़की हैं और वो बहू भी तो अपना घर परिवार छोड़कर आपके घर आई है, तो आपको तो उन्हें प्यार से रखना चाहिए। और मैंने अपनी गलती होते हुए आपके कहने पर अपनी पत्नी को कितना कुछ गलत कहा। मुझे भी उससे माफी मांगनी होगी। पांचों पति सब छोड़कर अपनी पत्नियों के पास जाकर माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। मुझे तो खासकर बस इसलिए माफ कर दो कि मैंने हमेशा तुम्हें गलत कहा और तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। यहाँ तक कि मम्मी ने मेरी दूसरी शादी करने को कहा था, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। अब सच जानने के बाद अगर तुम मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकती हो। नहीं जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। सीमा की ये बात सुनकर रोहन को और शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोता है। लेकिन इस तरह पांचों पति शाम को उनके साथ उनके बने ठंडे घर में ही ठंडी रसोई में खाते हैं। अरे मानना पड़ेगा, आप लोगों ने तो कितना अच्छा घर बनाया है। रसोई बहुत अच्छी बनी है और बाहर फसल भी बहुत अच्छी हो रखी है। अब से हम गर्मियों में यहीं रहेंगे और ये ठंडा कूलर भी कितना अच्छा है। यहाँ तक कि इन्होंने मिट्टी का और साथ में घास फूस का कितना अच्छा बिस्तर भी बना दिया है। काफी ठंड और सॉफ्ट है। एक तरफ पांचों पति भी अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे और तीनों सास को भी बुरा लगता है और वहां जाकर सबसे माफी मांग लेती हैं। आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मैं भी नहीं, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। मैं भी लालच में अंधी हो गई थी। मुझे भी पैसा नहीं चाहिए, अपना परिवार चाहिए पहले की तरह। इस तरह सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं और तुम पांचों ने तो ये घर बहुत अच्छा बनाया है। क्यों ना हम गर्मियों में सिर्फ यहीं रहें। वहाँ तो लाइट चली जाती है तो बहुत गर्मी लगती है। हाँ बिल्कुल, और मेरा यहाँ मन भी लगता है। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो यहाँ बेचैनी कम होती है और वहाँ गर्मी की वजह से बहुत बेचैनी होती थी। फिर तो सबको यहीं रहना अच्छा लगेगा। गर्मियों में हम यहीं इस ठंडे घर में रहेंगे और सामने खेती है और यहाँ पर ठंडी रसोई भी खाएंगे। इस तरह गर्मियों में सब वहीं रहने का फैसला करते हैं और अब सब वो पूरी गर्मी में मिट्टी के घर में ही रहते हैं और वहां पर ठंडी रसोई करते हैं। साथ में खेती बाड़ी करके भी फसलों को उगाया जाता है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और नेहा को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। इस तरह तीनों परिवार फिर से एक हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।